जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न विद नीतीश में। आज हम लोग सीखने वाले हैं और साइंस के कंपलसरी सब्जेक्ट BSCB के एग्जामिनेशन 2023 के मॉडल सेट को करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बड़ी तसल्ली से करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। और चलिए अब इस प्रकार से आप देखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलता है कि सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ मिलता है। ये भरना पड़ता है आपको आपके क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान कुल प्रश्नों की संख्या होती है 80 + 24 + 6 यानी 110 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 110 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें अनिवार्य कितने हैं तो 80 में से 40 को देना अनिवार्य होता है। यहाँ जो 80 लिखा हुआ है इसके 40 को देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद 24 + 6 इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब पहले कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक यानी कि OMR सीट पर अपना प्रश्न पत्र पुस्तिका क्रमांक 10 अंक अवश्य लिखें। तो आप लोग ये इंस्ट्रक्शन खुद से पढ़ लें और मुझे शायद इसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दाहिने हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। ये भी आपको पता है कि साइड में जो नंबर है फुल मार्क्स वो दिखाया जाता है, ठीक है। 2 खंडों में बटा हुआ है अ और ब, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको क्या मिलता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रथम 40 प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन होगा, ठीक है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में भरना है, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करें हम। चलिए पेज, काफ़ी सारे पेज ऐसे ही दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 1 to 80 तो लिखा है। पहला वाला क्वेश्चन 2 भाग में बट गया ये। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास है जड़ में, तना में, पुष्प में और फल में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होता है, ध्यान से देखिए, कहाँ पे जननांग भाग कहाँ पाया जाएगा तो भाई तना में कभी नहीं, पुष्प में, बिल्कुल सही, पुष्प में ये पाया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, परजीवियों में, हरे पौधों में, कवकों में या फिर जंतुओं में। तो आपको पता होगा कि हरे पौधे में ही प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया होती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, हरे पौधों में। तो इसका सही उत्तर होता है हरे पौधों में, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एकदम तसल्ली से करते चलेंगे, एक एक को समझते चलेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। सोचिए, जल से, ग्लूकोज से, CO2 से या डिक्टियाशोम से। जल से, ग्लूकोज से। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, तीसरा नंबर का सही उत्तर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलेगा तो CO2 से तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। देखिए जल से ऑक्सीजन निकलता है, कैसे, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में साथ में ऑक्सीजन निकलता है, कैसे, जब पौधों की पत्तियां वाष्प छोड़ती है, वाष्प से निकलता है जल, वाष्पीकरण के जरिए से जल निकलता है और उस जल में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है जल। बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलें, ठीक है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, आमाशय में, अग्न्याशय में, मुंह में या फिर यकृत में। देखिए चौथा नंबर है और चौथा नंबर में देखिए अग्न्याशय में पाया जाएगा। क्या उत्तर होना चाहिए, अग्न्याशय, यकृत, आमाशय या मुंह में। देखिए पैनक्रियाज में तो नहीं, आमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता रहता है ना, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को
पचाने में मदद करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने में भोजन की मदद करता है। चलिए अगला है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, देखिए ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया उत्पन्न होती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या कोशिका द्रव्य में? तो कोशिका द्रव्य इसका सही उत्तर होता है। 5वें नंबर में जो डी नंबर ऑप्शन है कि कोशिका द्रव्य में, यही हमारा सही उत्तर है, जिसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा भाग रहा है। चलिए अगला है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? पहले आप अपना जवाब लिख लीजिए, ए, बी, सी या डी, यानी कि वायवीय, अवायवीय, यानी और ए और बी का मतलब दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छठे नंबर का क्वेश्चन का आंसर होता है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं कैसे होगा? नहीं, वायवीय श्वसन से होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वायवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि छोटी आंत, देखिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी, दो तरह की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंडोक्राइन, और बाह्यस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन। इसको इंग्लिश में भी अगर देखें तो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये किस तरह से पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड? इसका सही उत्तर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि में सबसे छोटी, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पौधों के वायवीय भाग में जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाता है? जल के ह्रास की क्रिया, यानी कि वायवीय भाग में जैसे कि जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पत्तों से क्या निकलता रहता है? विसरण होता है, परागन होता है, निषेचन होता है। निषेचन तो कभी नहीं, ये तो होता नहीं है। विसरण ये भी नहीं होता, क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन इसका सही जवाब हो जाता है, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग रक्त की कमी से नहीं, रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। चीनी की कमी से, शुगर कम होने की समस्या होती है, चीनी की कमी से नहीं होता। उसके बाद मोटापा से घेंघा रोग नहीं होता है। आयोडीन की कमी से, एनसीईआरटी कहता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आपने पढ़ा होगा अपने बुक में कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे, है ना? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसे प्लाज्मा कहते हैं, और आपने कई जगह से पढ़ा भी होगा कि इसका जो 45 to 60% भाग जो है प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, रक्त का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, ये तीन ही चीजों से बना हुआ है रक्त ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, ये तीनों चीज से बना है, और प्लाज्मा 55 से 60% तक है। ठीक है, शायद भारती भवन के बुक में 55 लिखा हुआ है, और कई सारे बुक्स में 60% दिया हुआ है। 55 to 60% जो है प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को कहते हैं स्टेथोस्कोप। एमीटर तो हम विद्युत धारा को नापते हैं, एमीटर से। लैक्टोमीटर गलत है। स्टेथोस्कोप से वो आला होता है, तो उससे रक्तचाप नहीं मापा जाता है। इसका सही आंसर होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? रक्तचाप को मापते हैं। जो डॉक्टर इस तरीके से बाजू पे लगाते हैं और पंप करते हैं, उस
पारा ऊपर आता है और हम देखते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको शॉर्ट नेम बीपी भी कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। 12 नंबर ऑप्शन देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जंतुओं में या पौधों में? वाष्पोत्सर्जन किस में पाया जाता है, जंतुओं में या पौधों में, या फिर पौधों जंतुओं दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं कैसे होगा? अभी आपने पढ़ा कि पत्तों से वाष्पोत्सर्जन होता है। आपने देखा होगा कि घर में जब कोई सब्जी आती है पॉलीथीन में पैक किया हुआ, तो कुछ देर के बाद उस पॉलीथीन में छोटे छोटे बूंद होते हैं वाष्प के रूप में। तो वो बूंदे आती कहाँ से? वाष्पोत्सर्जन के जरिए से, है ना। तो पौधों में जो होती है वो तो मिल गया आपको पौधों में, लेकिन हमारे शरीर में भी तो वाष्पोत्सर्जन होता है। जब आप किसी पन्नी के अंदर में अपने हाथ को भी घुसा करके देखिएगा तो उसमें पसीना आ जाता है, या नॉर्मली भी हमारे शरीर में गर्मी के दिन में पसीना आता है, तो पसीने से तो वाष्पोत्सर्जन ही होता है ना। पसीने से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है, तो इसका दोनों ही सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि दोनों दिया हुआ है, पौधों में और जंतुओं में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पौधों एवं जंतुओं में, है ना। पौधों एवं जंतुओं दोनों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? 9वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा। और रक्त परिसंचरण तंत्र दो तरह के होते हैं, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो बंद कौन सा है? जिन जीवों में नसों में खून बहता है वो होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और जिनमें खुला बहता है, जैसे कीड़े मकोड़ों को अगर आप थकुच दीजिएगा ना तो उसमें कोई नस वगैरह नहीं नजर आएगा, वो सीधा ही होता है। अब जैसे कभी कभी तिलचट्टा मारा होगा आप लोगों ने ये फालतू काम आप लोग करते ही हैं, हमने भी किया है बचपन में, ठीक है। तो तिलचट्टा के अंदर में कभी नस नहीं पाया जाता, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका शरीर का खून जो है सफ़ेद दिखता है। तो तिलचट्टा में देखिए, ऊंट में इसमें भी नस पाया जाता है, घोड़ा में भी नस पाया जाता है, हमारे शरीर में भी नस पाया जाता है। तो बच कौन गया? तिलचट्टा। जैसे कि आपको बताया ही कि मारने के बाद कैसा है, उसका पीला रंग सफ़ेद रंग का खून निकलता है, ठीक है। तो तिलचट्टा इसका सही उत्तर होता है, जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, नसें नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होता है तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त क्या है? पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, या इनमें से कोई नहीं? भाई कोशिका तो है ही, तो रक्त कोशिकाओं का बना हुआ है और कोशिकाओं से बना है, इसका मतलब कोशिकाओं का समूह है। तो एक जैसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे टिश्यू। तो बी नंबर जो हिंदी में लिखा हुआ है ब, ये इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। इसे भी ग्रीन कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के वजह से होता है? किस वर्णक के कारण होता है? थोड़ा नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या यूरोक्रोम। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये सब के सब पौधों में पाया जाता है, हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। यूरोक्रोम इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। यूरोक्रोम इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो हाथी नर मादा दोनों होता है, गाय बैल अलग अलग जाति के, ठीक है। कुत्ता कुतिया, इसमें भी दो लिंग पाए जाते हैं, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन केंचुआ का कोई लिंग नहीं पाया जाता है, कौन से लिंग का है हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं चलता, तो वह लिंगी है, तो केंचुआ ही इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। अगला देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से, फेफड़ा से या वृक्क से, या इनमें से कोई नहीं? हमारे शरीर में जो यूरिया है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करेगा? वृक्क से। 17 नंबर का ऑप्शन क्या है? यकृत। यकृत समझते हैं आप लोग? यकृत को हिंदी में कहते हैं, सॉरी यकृत तो हिंदी शब्द है, इंग्लिश में कहते हैं लिवर। नीचे इंग्लिश वाला वर्ड भी लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, लिवर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है लिवर। लिवर से ही हमारे शरीर में, ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर कहे तो यकृत, यकृत से ही हमारे शरीर में यूरिया प्रवेश करती है।
जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? CFC, ATP या फिर DDT? CFC, ATP या DDT, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कि DDT। DDT ही जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका भी DDT सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो उपभोक्ता प्राथमिक कौन है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? सर्वाहारी तो भोजन दोनों तरीके से करते हैं, है ना, पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी, तो ये भी तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हुआ। प्राथमिक उपभोक्ता का अर्थ यह है कि जो सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करे। तो पौधों से भोजन प्राप्त कौन करेगा? शाकाहारी। बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 तरह के जीव हमारे जगत में पाए जाते हैं। तो शाकाहारी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका सही उत्तर होता है शाकाहारी। टाइम कितना हो गया? 16 मिनट। 30 मिनट में खत्म करने की सोच रहा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। समुद्र, नदी, तालाब या कुआं? तो कुआं इसका सही उत्तर होगा, है ना। देखते ही पकड़ में आ जाता है कि ये कुआं ही है, जो कि भूमिगत का मतलब भूमि के अंदर से जो हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाएगा? लार्मावाद, मेंडलवाद या सूक्ष्म विकास या डार्विनवाद? तो देखिए, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चुनाव का जो प्रतिपादन किया था, उन्होंने किया था, चार्ल्स डार्विन। तो इसके अनुसार से डार्विनवाद ये कहलाया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि डार्विन से रिलेटेड है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने किया था तो इसलिए इसे डार्विनवाद कहा जाएगा, प्राकृतिक चुनाव। ठीक है, उसके बाद हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाएंगे, अपघटक कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे या इनमें से कोई नहीं? देखिए, उपभोक्ता जो लेते हैं, अपघटक जो अपघटन करते हैं, उत्पादक जो उत्पादन करते हैं। तो आपको पता है कि भोजन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो हरे पौधे ही हैं, तो उत्पादक हरे पौधे ही कहलाएंगे। ठीक है, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्जन का क्या कारण है? एस्ट्रोजन, LH या फिर FSH? ये सब हार्मोन के नाम है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है FSH। देखिए 3 ऑप्शन है। कॉज ऑफ ओव्यूलेशन, है ना, ओव्यूलेशन का क्या कारण है? LH है, एस्ट्रोजन है या फिर CSH है, FSH है। कौन सा वाला होगा सही उत्तर इसका? ठीक है, 23 का सही उत्तर क्या है? देखिए, तो LH हार्मोन इसका सही उत्तर है। LH हार्मोन, एस्ट्रोजन नहीं होगा इसका उत्तर, FSH भी नहीं होगा। अब देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? अमाशय में, वृक्क में, अग्न्याशय में या फिर अंडाशय में? कहाँ पाई जाएगी? 24 का सही उत्तर है। बताइए क्या? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? तो इसका सही उत्तर है अग्न्याशय में। कहाँ? चलिए, अग्न्याशय में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए कि थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आयरन का, मैंगनीज का, क्लोरीन का, आयोडीन का? थायरॉक्सिन यानी कि यहाँ पे जो होता है थायराइड ग्रंथि, वहाँ पे किसका होना आवश्यक है? देखिए, आयरन जरूरी है इसके लिए, तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक लगता है, आयरन या आयोडीन। आयरन का होना आवश्यक है, आयोडीन की इसको जरूरत है, दोनों ही चाहिए। मैंगनीज और क्लोरीन तो होना नहीं चाहिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन में हार्मोन में आयरन होता है, लेकिन आयोडीन जो है इसके संश्लेषण में आवश्यक है। ठीक है, संश्लेषण में इसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए आयोडीन सही उत्तर होता है इसका। ठीक है, चलिए, निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? 26 नंबर का देखिए, नेफ्रॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूरॉन है या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूरॉन इसका
सही उत्तर है। ठीक है, तो न्यूरॉन में निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, निश्चल कणिकाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव मस्तिष्क का वजन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1.5 किलो का दिमाग है अपना, और मिनिमम ये 0.5 दे रखा है, नहीं ये ऑप्शन, ये 0.5 ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0.5 2 किलो का दिमाग भाई किसका है? हाथी का थोड़ी है, इंसान ही है ना। तो इंसान का देखिए एवरेज 1200 से 1400 ग्राम का होता है, यानी कि 1.2 से 1.4 kg का हमारा दिमाग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सी नंबर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा या वास्तविक सीधा? तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि हम मानते हैं, वास्तविक होना चाहिए प्रतिबिंब और सीधा होना चाहिए। सीधा होगा तभी तो दिखेगा सीधा सीधा, अन्यथा उल्टा अगर देखेंगे तो उल्टा अगर होगा तो उल्टा ही दिखेगा, फिर हमारे लिए सही कौन कैसे होगा? तो वास्तविक और सीधा इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 28 नंबर। 29 में है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में कौन उपयोग होगा? उत्तल, अवतल या फिर अवतल लेंस? लेंस तो कभी नहीं, ये दोनों को तो ऐसे ही काट दें हम, है ना। लेंस कभी यूज होता है मिरर में? साफ साफ ऊपर लिखा हुआ ही है कि मिरर, मिरर में लेंस तो यूज होगा नहीं। यूज क्या होगा? दर्पण। तो अवतल या उत्तल? उत्तल में क्या होता है कि बड़े चीजों को छोटा करके देखा जाता है, और वहीं अवतल में अवतल लेंस जो धंसा हुआ होता है उसमें छोटा थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ठीक है, तो अवतल नहीं होगा, यहाँ होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है, उत्तल दर्पण। चलिए अगला है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा, छोटा या इनमें से सभी? अवतल लेंस देखिए 30 नंबर का सही उत्तर देखिए क्या होना चाहिए? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आभासी होना चाहिए। ठीक है, अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बचपन से पता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो सही उत्तर हो जाता है जूल। फटाफट करते चलेंगे। और देखिए आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? देखिए अपवर्तन का तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रकीर्णन या परावर्तन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ही हमें आकाश का रंग नीला दिखता है, तो सही उत्तर है प्रकीर्णन। ठीक है, देखिए सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम कितनी दूरी पर रहेगा तो हमें वस्तु साफ साफ और बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी? तो इसका 25 मीटर, 25 मीटर काफी दूर हो जाता है बच्चों। 2.5 सेंटीमीटर काफी नजदीक है, 2.5 सेंटीमीटर वो भी नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी से हम किसी भी वस्तु को, न्यूनतम दूरी है ये, 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम नहीं है, न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रहेगा तो वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो आपने इसे बनाया हुआ है, इसका 2 डायोप्टर होता है, सही आंसर। ठीक है, इसका उत्तर 2 डायोप्टर होगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म आपने देखा है किस तरीके का होता है? प्रिज्म प्रिज्म आपने देखा है ना, इस तरीके से, ऐसे 1 2 3, ठीक है, और इसी तरीके से उस साइड भी एक त्रिभुजाकार सतह होता है। एक सतह यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा सतह यहाँ हो जाएगा,
तो टोटल 5 सतह, शायद हम बना नहीं पा रहे, ठीक है। तो टोटल 5 सतह होनी चाहिए, 3 साइड से 3 आयताकार सतह और दोनों साइड एक एक त्रिभुजाकार सतह। तो टोटल 5 सतह होते हैं त्रिभुज के, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार। तो कुल मिलाकर के 5 सतह इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर दें। चलिए, तो 5 सतह से घिरा रहता है एक प्रिज्म, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किससे? परितारिका से नहीं, परितारिका से फोकस दूरी चेंज नहीं होता। फोकस दूरी चेंज करने के लिए पक्षमाभी पेशी जो होती है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स, है ना। सिलियरी मसल्स क्या करती है, आगे और पीछे खींचती है, जिसके वजह से हमें हमारी जो आंखों की लेंस है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। तो इसका सही उत्तर होता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है। तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा ही हमारा जो हमारा जो आंख का फोकस दूरी है वो बदलता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है बच्चों? इसमें डिस्कस करने वाली कोई चीज नहीं है, 2 ही नियम है, साइन ए बाय साइन आर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कैसा? उत्तल लेंस है इसका सही उत्तर। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अगर लंबवत इस पे गिरता है, ठीक है, अगर कोई ऐसे ये कोई सतह है ना, और कोई सा भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अगर लंबवत आपतित होता है, ठीक है, इस पर अगर एक दर्पण है और यह लंबवत आपतित होता है तो परावर्तित हो जब होने के बाद वो किधर से गुजरेगा? सीधा सीधा निकल जाएगा, फोकस से, वक्रता केंद्र से या ध्रुव से। तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए वक्रता केंद्र से, क्योंकि जिस ओर से आएगी लंबवत आपतित होगा तो किससे गुजरेगा? हमेशा फोकस पे, है ना। फोकस, वक्रता केंद्र तो नहीं होना चाहिए, हमेशा ये फोकस से गुजरता है, ठीक है। उसको हटा देते, ठीक है, ये हमेशा फोकस से गुजरेगा, ठीक है। आपने देखा होगा फोकस से ही कोई कहीं से भी गिरता है तो फोकस पे गिरता है, ठीक है, फोकस से होता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक प्रिज्म में एक वर्णी किरण यानी कि रेड, ब्लू टाइप की कोई भी रंग की रोशनी अगर जाए, किरण जाए, तो इसका नहीं होगा अपवर्तन, नहीं होगा अपवर्तन तो बेशक होगा, अपवर्तन बिल्कुल होगा। वर्ण विक्षेपण, विचलन भी होता है। देखिए कैसे कि जब हम एक प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं तो ये निश्चित सी बात है यहाँ पे ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद ये नीचे की ओर भी गुजरेगा, ठीक है। तो नीचे की ओर भी हो रहा है तो ये अपवर्तन तो हो रहा है। प्रकाश का अपवर्तन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन तो होगा ही। अपवर्तन होने के बाद दूसरी बात विचलन भी हो रहा है, ये विचलित हो रहा है, ये सीधी जानी चाहिए थी, ये यहाँ से नीचे की ओर झुक जाती है तो विचलन भी हो गया। वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि एक ही वर्ण की, अगर एक रंग की रोशनी जाएगी तो या नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर तो झुकेगा लेकिन विक्षेपण यानी कि दो रंग में नहीं बटेगा। वहीं अगर सफ़ेद रोशनी अगर जाती है यानी कि सूर्य की अगर रोशनी जाएगी तो वो 7 रंगों में बट जाती है। वर्ण विक्षेपण का मतलब यही होता है ना, बट जाना रंगों का। तो ये इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है वर्ण विक्षेपण, इसका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। विद्युत जनित्र जो होता है यानी कि पवन चक्की, है ना, पवन चक्की, हाँ, पवन विद्युत जनित पवन चक्की, विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है उसमें कुंडली को घुमाने का मूलतः काम क्या करती है? गतिमान हवा करती है। इसमें डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस है तो ऋणात्मक, एकदम बिना सोचे ऋणात्मक आंसर में टिक कर देना है फटाफट, ठीक है। देखिए 42 नंबर में है
कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर या हीरा? एकदम फटाफट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है, पेंसिल की जो बीच वाली लेड होती है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है, वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ है, ठीक है। चलिए, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर का अवतल दर्पण का फोकस दूरी। अब आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या कितना है? 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होगा उसका? आधा। 1 मीटर का आधा क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इसमें सोचना ही क्या है, सोचने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। वे अभिलंब से दूरी, अभिलंब के साथ संपाती या अभिलंब के नजदीक। देखिए, सघन से विरल में जाना है, तो सघन से विरल में जब जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा ये, ठीक है। जब कांच से कोई रोशनी हवा में निकलती है, ठीक है, कांच से हवा की ओर जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है। कैसे? देखिए, ये कोई कांच की पट्टी है, ठीक है, इससे कोई लाइट ऐसे निकलती है, ठीक है, और ये अभिलंब से यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी और तिरछी हो जाएगी, मतलब कि ये अभिलंब ऐसे होता है, अभिलंब, ठीक है, इस अभिलंब से यह दूर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर अभिलंब से दूर होगा। और वहीं अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो दूर जाता है, और विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब के नजदीक आएगा, ठीक है, संपाती नहीं होगा। चलिए, अगला देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न कौन करेगा? मोटर। मोटर से तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न होगा? जनित्र से, है ना। एमीटर क्या करता है? वो तो नापने का काम आता है ना। एमीटर विद्युत धारा को नापता है, कितना एम्पियर है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जनित्र, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? बताइए। पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा या बायोगैस? तो पवन ऊर्जा पारंपरिक स्रोत, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पारंपरिक स्रोत माना जा सकता है, ठीक है। तो तीसरी बार करे तो भी और हाईलाइट होगा, और कितना हाईलाइट होगा रे बाबा, वाह। खैर, चलिए आगे चलता है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। कांच की एक समांतर पट्टिका है, श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में प्रथम अपवर्तन के साथ घटित क्या होगा? विचलन होगा, विक्षेपण होगा या परावर्तन होगा, या इनमें से सभी? देखिए, समांतर पट्टिका है ना, यानी कि इस तरीके से समांतर पट्टिका है और इसमें श्वेत तिरछी किरण आपतित होती है। तो पहला काम क्या होगा? सबसे पहले विचलन होगा, ठीक है। तो अपवर्तन के साथ क्या घटित होगा? तो विचलन या परावर्तन, विक्षेपण। विक्षेपण बाद में होगा, पहले हो जाएगा प्रथम अपवर्तन के साथ क्या घटित होगा? तो विचलन होगा। तो सही उत्तर इसका क्या होता है? विचलन, ठीक है। इसका सही उत्तर है विचलन। चलिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, ठीक है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा। 12 वोल्ट कभी आता है क्या? 12 वोल्ट तो हमारे बैटरी में पाया जाता है, ठीक है। तो 220 दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, क्या लगता है आपको? प्रत्यावर्ती या दिष्ट? दिष्ट का मतलब पता है ना, दिष्ट मतलब होता है डीसी करंट, और प्रत्यावर्ती का मतलब एसी, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? देख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और दूसरा वाला डायरेक्ट करंट। तो कौन सा वाला होता है? अल्टरनेटिव या फिर डायरेक्ट? डायरेक्ट तो होगा नहीं, अल्टरनेटिव ही होगा, है ना, एसी करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि जस्ता का परमाणु संख्या है। जस्ता का परमाणु संख्या कितना है बताइए? 29, 28, 30 या 24?
50 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए, 28, 29, 24 या फिर 29। तो इसका सही उत्तर आप लोग लिख लीजिए डी नंबर है, ठीक है, यानी कि 30 होता है इसकी परमाणु संख्या। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3। इसे आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। हमको लगता है ये वाला सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब में वही चीज़ है। कितना H2O है वो आप चेक कर लीजिएगा बुक से। मेरे हिसाब से ये 10H2O वाला ही सही होना चाहिए, ठीक है। कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक कौन है? देखिए प्रबल क्षारक कौन है? 52 का सही आंसर क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सही उत्तर होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला देखिए, सही चल रहा है ना, कितना हो गया? 35 मिनट। चलिए अगला है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? जिंक का, कॉपर का, सोना का, या फिर नीचे दिया हुआ है सोना, कॉपर, है ना, कॉपर, गोल्ड, और ऊपर है लोहा या जिंक। तो सही उत्तर लोहा होना चाहिए, फेरस। फेरस का ही हेमेटाइट अयस्क है, ठीक है। तो 53 का सही आंसर होता है बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? देखिए 54 क्वेश्चन नंबर में चल रहे हैं हम लोग, और हमें 80 क्वेश्चन में से सबका आंसर नहीं देना है, हमें देना है केवल 40 प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो 40 को आप लोग पक्का करके आइएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछना पक्का है बाबू, ठीक है। सल्फाइड अयस्क द्वारा सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? हाथ से चुनकर, द्रवण विधि द्वारा, निस्तापन के द्वारा, फेन उत्प्लावन द्वारा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फेन उत्पादन, कहीं कहीं झाग उत्पादन, उत्प्लावन, जो भी हो, झाग वाला भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो दो में से वो एक दे सकता है, फेन होगा या झाग। फेन या झाग एक ही बात है, ठीक है। हैंड पिकिंग बिल्कुल नहीं। अभिक्रिया 2 जिंक + 2, इसका देखिए विस्थापन है, अपचयन है या उपचयन है? तो ऑक्सीजन, देखिए ये अपचयन है या उपचयन है? 55 का देखिए विस्थापन है, विस्थापन बिल्कुल नहीं है, दो भाग में तो बट नहीं रहा है जो विस्थापन होगा। उदासीनीकरण ये भी नहीं है। अपघटन, उपचयन कौन सा है? कोई चीज गायब तो नहीं हो रहा है, कुछ भी गायब नहीं हो रहा है, अपघटन भी नहीं है, तो होना चाहिए क्या? उपचयन, ठीक है। 55 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? जिंक के साथ O2 जिंक के साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पे देखिए O2 जिंक के साथ मिक्स हो रहा है, मतलब ये विस्थापन है, ठीक है। थोड़ा सा समझने में भूल हो गया, ये विस्थापन है, ठीक है। देखिए O2 इसके साथ मिक्स हो रहा है ना, O2 और जिंक दोनों एक जगह जमा हो गया, मतलब अलग अलग था एक जगह हो गया, तो ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र आपको पता है 6 वाला C6H12 और O6, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से। H2SO4 ये कहाँ से हो जाएगा? H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए अम्ल का जलीय विद्युत संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में जल में क्या होता है? विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी बात है, विलय होने से जलीय विद्युत तो संचालन नहीं करेगा। इसका एक कारण है आयनित होना, यानी कि चार्ज आ जाता है इसमें। आयनित होने का मतलब होता है चार्ज होना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी नंबर होता है कि आयनित होता है। जलीय विलयन जो है विद्युत का संचालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जो है जल में आयनित होता है, ठीक है। अगला देखिए, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? लिथियम के बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि लिथियम का जो परमाणु संख्या है वो होता है 3। लिथियम का परमाणु संख्या 3। तो पहली कक्षा में लिथियम का पहली कक्षा में कितना पाया जाएगा? पहली कक्षा में तो 2 होता है,
है ना। पहली कक्षा में 2 होगा और बच कितना गया, बाहरी कक्षा में उसी का बचा हुआ होगा ना, बाहरी कक्षा में कितना होगा, बच कितना गया, 2 और 1 3। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ये 1 नंबर का ए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए होता है। ठीक है, अगला है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। शून्य समूह का हीलियम, शून्य समूह में हीलियम ही आता है। ठीक है, 59 का हीलियम जो है यह शून्य समूह का तत्व है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होना चाहिए, आयरन, सोडियम, पोटेशियम या फ्लोरीन। फ्लोरीन 60 नंबर का सही आंसर क्या होना चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, ये सब तो विद्युत धनात्मक में आता है, ऋणात्मक फ्लोरीन ही है। ठीक है, एफ। ठीक है, चलिए जल का विद्युत अपघटन कैथोड में कौन सा गैस मुक्त होते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सही उत्तर। ठीक है, 61 नंबर में देखिए कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कौन सा, 61 नंबर हाइड्रोजन पक्का, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, अगला देखिए हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, 5 से 7, बिल्कुल नहीं, 7 से 7.8 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 7 से 7.8, ये क्या हो गया। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में यौगिकों में अम्ल कौन सा है, H2SO4। इसमें सोचना क्या है, अम्ल H2SO4, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा H2SO4। इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक संश्लेषित सूचक है, लिटमस पत्र, हल्दी। सर्वाधिक संश्लेषित सूचक यही है, लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र से हम लोग करते हैं ना। ठीक है, चलिए अगला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल, भैया यही होगा। ठीक है, क्या हो जा रही है, ठीक है, तो कार्बोनिक अम्ल ही बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन 7 है। कॉपर पाइराइट्स का 66 नंबर में देखिए कि कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन 7 है, तो इसका क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से बी नंबर सही आंसर होगा, कॉपर फेरस सल्फेट 66 नंबर का बी। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हम कंफर्म नहीं है बाबू, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, हम मार्क कर देते हैं, इसमें पक्का नहीं है यही होगा। आप लोग एक बार किसी और माध्यम से या फिर बुक की मदद से चेक कर लीजिएगा कि कौन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये मेरे हिसाब से ये CuFeSO2 ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगला है हमारा 67 नंबर, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, सोना, मुक्त अवस्था में सोना। ठीक है, एकदम खुले में सोना। अगला देखिए, ये नाक में रखो जा रहा है। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सोना, हाँ इसमें भी सोना, Au। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। किस धातु का बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, किसी अधातु में। अधातु में बच्चा 3 से 6 तो अधातु में नहीं होगा, धातु में होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा धातु। देखिए 2 से 5, डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, 69 का सही उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है, 4 2 ये गलत होता है, बी नंबर। ठीक है, 4 से लेकर के 7 तक होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक है,
अगला, पीतल का निम्नांकित में किसका मिश्रण है? तो आपको पता है पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये पहले में ही है, कॉपर और जिंक। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन समायवी भी है? अरे बाप रे, ये हमसे नहीं हो पाएगा भैया, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा किसी और बुक में। ठीक है, थिनेथाइन पल्ले नहीं पड़ेगा, चलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। CH3 इसमें क्या होना चाहिए? IUPAC प्रणाली के अनुसार इसका नाम क्या होना चाहिए? 72 नंबर, बी नंबर इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रोपॉक्सीमेथेन। प्रोपॉक्सीमेथेन ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? FeO, कौन सा वाला सही उत्तर होना चाहिए? देखिए 73 नंबर, Fe2O3 यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक तत्व में परमाणु की संख्या 16 है, इसमें आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होना चाहिए? तो जिसका 16 है वर्ग संख्या क्या होगा? 74 है, तो इसका चौथे वर्ग में होगा ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कॉपर ही है जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अगला, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? कॉपर और टीन से क्या बनता है? ब्रोंज बनता है भाई साहब, ब्रोंज। पीतल नहीं बनता, पीतल तो जिंक से बनता है, जिंक मिक्स होता है तो पीतल बनता है, ब्रोंज होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए 76 के बाद, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ZnO। अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, पारा, कौन सा? 78 नंबर, 78 का सही आंसर होना चाहिए डी, पारा। ठीक है, डी पारा, चांदी होगा। ठीक है, सही उत्तर इसका चांदी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चा जो कंफर्म नहीं होता है उसे हम बता देते हैं, हम नहीं हो पाएगा, आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो कंफर्म है वो सीधे सीधे बता देंगे। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहेंगे? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे बच्चों? पहले आप अपना उत्तर देख लीजिए, क्या होना चाहिए? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं, या धातुमल कहलाते हैं? तो मेरे हिसाब से होना चाहिए धातुमल। ठीक है, अगर ये गलत है तो कमेंट में जरूर लिखें कि ये गलत है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? अब आघात वर्धनीयता की वजह से, यानी कि उसे पीटा जा सकता है? नहीं। उष्मीय चालकता की वजह से? ये भी नहीं। तन्यता की वजह से, क्योंकि ये जो है तन्य होता है, धातु जो है तन्य होता है, जिसकी वजह से इसकी तार बनाई जाती है। अब देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 80 नंबर का। इसके बाद वाला जो है ये हमारा भौतिक शास्त्र से, यानी कि फिजिक्स से है, कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद से करेंगे, या अगर इसकी ज़रूरत हो कि सर इसे भी बता दीजिए तो इसका भी क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे मॉडल सेट का। कमेंट में लिखिए कि सर इसका भी करा दीजिए तो करा देंगे। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।